नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सियासत में अपनी नई पारी की शुरुआत कर दी है। प्रियंका गांधी की अग्नि परीक्षा अब वायनाड के चुनावी रण में है। प्रियंका पहली बार चुनावी रण में उतरी है। प्रियंका गांधी ने केरल के वायनाड में लोकसभा के उपचुनाव को लेकर नामांकन दाखिल किया। राहुल गांधी के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए चुनावी रैली की। इससे पहले चुनाव के दौरान वो कई बार जनसभाओं, रैलियों में पार्टी के लिए वोट मांगते देखी गई हैं, लेकिन यह पहला मौका है जब वो अपने लिए वोट मांगेंगी। वायनाड में नामांकन दाखिल और रोड शो के बाद उन्होंने कहा कि 35 साल में पहली बार अपने लिए समर्थन मांग रही हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने नामांकन दाखिल करने से पहले राहुल गांधी की मौजूदगी में रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब मैं 17 साल की थी तब मैंने पहली बार पिताजी के लिए 1989 में कैंपेन किया था। तब से इन 35 साल के दौरान मां, भाई के लिए वोट मांगे। अब पहली बार खुद के लिए समर्थन मांग रही हूं। अब भले ही प्रियंका औपचारिक रूप से वायनाड के चुनाव समर में उतर गई हैं, लेकिन उनकी इस नई सियासी पारी के साथ ही भाजपा प्रियंका पर हमलावर है। चुनावी राजनीति में उतरने के साथ ही बीजेपी ने उन पर हमले तेज कर दिए हैं। भाजपा ने प्रियंका को लेकर गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला। कहा कि वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा का नामांकन वंशवादी राजनीति की जीत और योग्यता की हार है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रियंका गांधी के चुनावी हलफनामे में संपत्ति की घोषणा में विसंगतियों का भी आरोप लगाया। साथ ही गांधी परिवार पर दलित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कलेक्टर कार्यालय के अंदर नामांकन दाखिल करने की अनुमति न देकर उनका अपमान करने का आरोप लगाया। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप जो भी हो, लेकिन प्रियंका अब चुनावी रण में है और भाजपा उन पर हमलावर है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि प्रियंका का चुनावी रण से क्या कांग्रेस के समीकरण बदलेंगे और प्रियंका की चुनावी पारी से वो विरोधियों पर कितनी भारी पड़ेंगी। इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। पिछड़े समाज के व्यक्ति को इस्तेमाल करना, दलित समाज को इस्तेमाल करना अगर कोई जानता है तो वो गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी। एक तस्वीर है ये इसलिए होता है क्योंकि ये तस्वीर सब कुछ कहती है। ये आगे आपको दिखाई दे रहे हैं क्राइम मास्टर गोगो जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा, ये आगे बैठे हैं। इनके बगल में है प्रियंका गांधी वाड्रा, इनके पुत्र रेहान, इनकी भी एंट्री हो चुकी है, ये भी आगे बैठे हैं। सोनिया गांधी कमरे के अंदर है और राहुल गांधी भी कमरे के अंदर है। जितनी जानकारी हमें है 5 लोग नामांकन करते हुए कमरे के अंदर रह सकते हैं। 5 अंदर आ गए तो पार्टी का अध्यक्ष है तो क्या हुआ, पिछड़े समाज से आता है तो क्या हुआ, कई बार सांसद रहे हैं तो क्या हुआ। उनको बाहर रखा कमरे से और वो झांक रहे थे कि मैं कब आऊंगा जब ये भ्रष्टाचारी गांधी परिवार। तो चलिए इसे खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनके लोगों का आपसे तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ है कांग्रेस प्रवक्ता इमरान खान जी, बीजेपी नेता संदीप वर्मा जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास चर्चा में। सबसे पहले इमरान खान जी, अब जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा अब चुनावी समर में उतर चुकी है, तकरीबन 30-35 सालों से वो कभी अपने पिताजी के लिए, कभी अपने भाई के लिए, कभी अपनी माता जी के लिए वो समर्थन मांग रही थी, लेकिन अब पहली बार अपने लिए वो समर्थन मांग रही है। लेकिन जिस तरह से नामांकन दाखिल किया गया उसको लेकर बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है और वहीं से अब प्रियंका गांधी को घेरना शुरू कर दिया है। वंशवादी की परंपरा को आगे बढ़ाने की भी बात कर रही है और दलित अपमान की भी बात करें कि जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे उस वक्त कलेक्टर ऑफिस के अंदर नहीं थे, इसको लेकर बीजेपी अब घेर रही है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन रहा हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि एक बड़ी पुरानी मिसाल, कहावत है, खुशियानी बड़ी खंडा रखते। इन लोगों के पास दरअसल यही सारी बातें रह गई हैं। आप मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पीछे बैठे थे, पीछे से देख रहे थे, नजर आ रहा है। ये अपने गिरेबान में तो कभी झांक कर देखते नहीं है। राम मंदिर का संहिता है, देखो नहीं बताते कि
कहते हैं हम विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके अंदर अभी तक पूर्ण रूप से कोई अध्यक्ष नहीं। ये अपने अध्यक्ष के साथ क्या करते हैं, नड्डा साहब के साथ क्या करते हैं, फोटो फ्रेम में नहीं आ सकते, माला डल रही होती है उसमें से बाहर निकाल देते हैं, राजनाथ सिंह को बाहर निकाल देते हैं। तो अनर्गल बातें करना, मैं तो ये कहता हूँ बीजेपी को, तो मैंने कहता हूँ कि बहुत झूठी पार्टी, बीजेपी मतलब बहुत झूठी पार्टी, ये कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं से कुछ भी निकाल के ला सकते हैं। ये दरअसल भयभीत हो गए हैं। 2% लोगों का जनसैलाब निकलकर राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के लिए वायनाड में आता है और आ रहा है, उसे देखकर बौखलाए हुए हैं। उनको लगता है कि आप कांग्रेस की पकड़ बढ़ती जा रही है, हालांकि ये संस्थाओं का प्रयोग गलत तरीके से कर रहे हैं, तो इनकी बौखलाहट है, थोड़े से घबराए हुए हैं या लगता है कि डरे हुए हैं कांग्रेस के नेताओं को देखकर, और ऐसी कोई बात नहीं है। और जहां तक गौरव भटिया साहब की बात है, तो समूचा देश जानता है, जब से दूसरी पार्टी में आए हैं, जब से वॉशिंग मशीन में धुले हैं, जब से भाजपा ज्वाइन की है, तो इस तरह के बातें करते रहते हैं। मुद्दों की बातें करनी चाहिए, मुद्दों की बातें करते नहीं। अभी देखिए इनकी जबान पर कोई लगाम तो है नहीं। रॉबर्ट वाड्रा साहब के बारे में ये क्या कह रहे हैं, तो ये कहता हूँ 2014 से पहले और 2014 के बाद बड़ा राग अलापा करते थे कि साहब इस तरह की दिक्कतें हैं, इस तरह के घोटाले हैं, इन्होंने ऐसे कर रखा है, वाड्रा साहब ने ऐसे कर रखा है। क्या हुआ 2014 के बाद से अभी तक कुछ भी ना कर पाए आप। ये बहुत झूठी पार्टी है, बहुत झूठे वादे। संदीप वर्मा जी, झूठी पार्टी है। जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर एक मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने तकरीबन, जब वो चुनाव लड़े थे लोकसभा के यहां से वायनाड से, तकरीबन 59.61 यानी कि 60% के आसपास उनको यहां से मत प्राप्त हुआ था। इसलिए आप लोग अब शुरू से, जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपना नामांकन दाखिल किया, तो वहां पर कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, इसको लेकर अब आप लोग ने आरोप लगाना शुरू कर दिया, ना कि मुद्दों की बात कर रहे हैं और झूठ कह रहे हैं। जो भी आप कह रहे हैं, इमरान खान आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। संदीप जी, मुझे लगता है शायद आपने म्यूट करके रखा हुआ है, आप बोल तो रहे हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। आप अनम्यूट कर दीजिए तो आपकी आवाज आ रही है। जी, अब आ रही है आपकी आवाज, आ रही है आपके पास। जी जी भागीरथ जी, मैं ये कह रहा था कि ये खुद झूठी पार्टी के कार्यकर्ता है, जिसका जो विपक्ष का नेता है राहुल गांधी, वो स्वयं झूठ बोल रहा है नेशनल टीवी पे और आपका एक रैली में कि मेरे पास 52 साल की मेरी उम्र है, मेरे पास कोई घर नहीं है। ठीक है, वो व्यक्ति जिसकी करोड़ों की संपत्ति है, चल संपत्ति करोड़ों की है, वो कहता है कि मेरे पास कोई घर नहीं है। जिसकी माँ का इटली में घर है, जिसके अपनी बहन का शिमला में घर है, जिनका दिल्ली में घर है, वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास घर ही नहीं है। तो झूठे तो खुद है। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इन्होंने संपत्ति बताई 78। भैया एक मिनट, इमरान जी जरा शांत बनाइए, फिर बीच में मत हो जाए। जब आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोल रहा था, जब मेरी बात समाप्त हो जाए जब आप बोल। भागीरथ जी, मैं बता दूं, ये नहीं, इमरान खान जी कह रहे हैं आप प्रमाण क्यों नहीं देते? सरकार आपकी है, अगर ऐसा कुछ है तो अगर ऐसा कुछ है तो आप प्रमाण के साथ आप आरोप लगा सकते हैं। ठीक, मैं बता रहा हूं। अभी इन्होंने जो आज हलफनामा दिया, कल हलफनामा दिया है, उसमें इन्होंने अपनी संपत्ति बताई है लगभग 18 करोड़ 19 लाख लगभग। मगर इन पे आईटी की जो बकाया है वो है लगभग, आपका जो इन पे टैक्स बनता है, इन पे लगभग बनता है वो, जिसकी मुझे जानकारी मिली है 80 करोड़ रुपए। तो आप ये देखिए आय इनकी कितनी है, संपत्ति है कितनी बता रहे हैं। ठीक है, और जो डिमांड है आईटी की वो लगभग 80 करोड़ रुपए। तो झूठ तो ये बोल रही है, झूठा तो ये परिवार है। इन्होंने झूठ बोल के इस देश को नुकसान पहुंचाया है। इस देश में आज तक इन्होंने जितना भी प्रचार किया, झूठा प्रचार किया। राहुल गांधी लगातार झूठा प्रचार कर रहे हैं 2024 में, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। इन्हें यही नहीं पता ये क्या कह रहे हैं। इनके विपक्ष के नेता जो राहुल गांधी है, उन्हें यही नहीं पता हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, हमें क्या बोलना है, इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो। अभी ये जलेबी की फैक्ट्री लगा रहे थे 2024 में, ये फैक्ट्री लगेगी, उसमें कई हजार आदमी काम करेंगे और वो फैक्ट्री को जलेबी जाएगी दूसरी जगह। तो ये झूठे इनके नेता है। कांग्रेस झूठ का पुलिंदा है। मगर आप ये देखिए कि आज इन्होंने हद कर दी। हालांकि वो हमारा मामला नहीं है, ये अपने अध्यक्ष को अंदर बुलाएं ना बुलाएं, वो बाहर खड़े हो ना हो, उससे हमें लेना देना नहीं। मगर ये जो ओबीसी की बात करते हैं, जो दलितों की बात करते हैं, जो पिछड़ों की बात करते हैं, ये लगातार झूठ बोलते हैं। ये इन्हें कोई मान सम्मान नहीं है। ये सिर्फ एक ही परिवार की का पूजन करते हैं, एक ही परिवार को लगातार पूजते हैं।
वह गांधी परिवार के अलावा कोई ऐसा परिवार नहीं है, कोई ना ओबीसी, ना दलित, ना कोई और जाति जिसपे ये ना जिसका ये मान करते हो ना सम्मान करते हो। ये झूठों की पार्टी खुद है, ये झूठों का आरोप दूसरों पे लगा रहे हैं। आप ये देखिए जो संपत्ति इन्होंने बताई है, इनकी जांच हो जाए, पता लग जाएगा कितनी संपत्ति है इनका। इससे ज्यादा करोड़ में जितने उन्होंने दिए, उससे ज्यादा करोड़ में तो इनका शिमला में घर है। तो ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। हमें झूठ बोलने का क्या मतलब है? हम तो जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। जितना हमने काम किया है पता है लोगों को। जम्मू कश्मीर में हो, देश के किसी भी कोने में हो, ऐसी टनल बनाई है, ठीक है, हमारी सरकार ने ऐसे ब्रिज बनाए जो देखकर भी लोग हैरान है, दूसरे देश के लोग हैरान है। तो अभी इन्हें क्या पता हमारे बारे में? ये तो सिर्फ रटी रटाई बातें आके बोल रहे हैं कि झूठी पार्टी। अरे झूठी तो तुम खुद हो, झूठा तो तुम हो, और तुम क्या कर रहे हो? बहुत झूठी पार्टी, भाजपा का मतलब ही बहुत झूठी पार्टी है। जिस तरह से आप नेशनल टेलीविजन पर कभी तुम्हारा सुपड़ा साफ हुआ 99 में आप अटके पड़े हो और आप एक सीट के चक्कर में घूम रहे हो, और आपकी सब्जी मिला के भाजपा की 240 सीट आई है। ये आपको पता होना चाहिए इमरान जी। आप प्रमाण दीजिए इस चीज का, जो आप प्रियंका गांधी जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप प्रमाण तो दीजिए। आप बहुत झूठी पार्टी के लोग, आपके डिमांड है वो 80 करोड़ रुपए की डिमांड है प्रियंका गांधी की तरफ। ये डिमांड ये और क्या है? जब आईटी विभाग की जो डिमांड है आप पे 80 करोड़ रुपए की, आपको इसके बारे में पता है? आप पता करिए। आपके पास है कि नहीं? सरकार आपकी है कि नहीं? प्रधानमंत्री आपके है कि नहीं? ईडी आपकी है कि नहीं? इनकम टैक्स आपका है कि नहीं? पुलिस आपकी है कि नहीं? सब कुछ तो आपका है, तो आप कर क्या रहे हैं? आप अपने घर बैठिए। जब आपको ये लगता है कि सारी चीज हम ही चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर इसमें कुछ गलत है तो मुझे लगता है कानूनी प्रक्रिया, उस कानूनी प्रक्रिया का पालन होगा, तो देखना होगा उस कानूनी प्रक्रिया में क्या कुछ सामने आएगा। लेकिन अगर हम चुनावी मुद्दे में आ जाएंगे, इमरान खान जी, अगर चुनावी मुद्दे की बात करते हैं तो राहुल गांधी को यहाँ पर तकरीबन 60% उनको यहाँ पर मत मिला था। अगर उससे कुछ मत प्रतिशत में यहाँ पर कमी आती है तो जो अक्सर आप लोग कहते हैं कि नैतिकता कि हार है बीजेपी की जीतने के बाद भी, या नैतिकता की हमारी जीत है, इस तरह की बातें, तो यहां पर बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए इमरान खान जी कि मत प्रतिशत कम से कम इतना बना रहे या फिर इससे बढ़े। अगर मत प्रतिशत में कुछ कमी आती है तो यहां पर यह माना जाएगा या फिर एक मैसेज ये भी जाएगा कि कुछ यहां पर एक जो डिसीजन था वो गलत था, राहुल गांधी ने यहां से लड़े और चुनाव या उसके बाद चुनाव जीतने के बाद यहां से छोड़ के चले गए। तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा इस मत प्रतिशत को बरकरार रखने के लिए। यहां पर कांग्रेस किस तरह से रणनीति के साथ इस उपचुनाव में उतर रही है। प्रियंका गांधी अब यहां से उम्मीदवार हैं। देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने अपने क्षेत्र यानी कि जब वायनाड के सांसद थे, जिस प्रकार से उन्होंने वहां काम किया, लोगों के साथ जुड़े, ठीक उसी का रिजल्ट ये था कि वहां की जो जनता थी उनके साथ खड़ी। जब राहुल गांधी जी वायनाड गए कराए और उनका समर्थन किया। अभी आपको याद होगा जब थोड़े समय पहले वहां पर आपदा आई थी तो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी दोनों एक साथ गए और दोनों ने वहां जाकर, जहां पर केंद्र सरकार चुप बैठी थी कि उनके क्षेत्र के अंदर इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी, आपातकालीन परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी, तो वहां पर राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी दोनों साथ गए। लोगों के साथ संवाद किया, लोगों की समस्याओं का निदान किया, लोगों के साथ खड़े रहे। और हमारे नेता जो है ना, वो ऐसे नेता हैं कि अगर उनके क्षेत्रवासी, उनके कार्यकर्ता उनको फोन कॉल कर दें, यदि उस समय ना उठा पाए तो थोड़े समय के बाद बात करते हैं। आपने कहा कि वो उतना प्रतिशत बना रहे, हम कहते हैं कि उसे अच्छे मार्जिन के साथ प्रियंका गांधी जी चुनाव जीतकर वहां पर आएंगी और लोगों के लिए काम करेंगी, क्योंकि वहां की जनता जानती है कि ये लोग जो है हमारे लिए काम करेंगे। और राहुल गांधी जी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर और अब प्रियंका गांधी जी के अंदर उनका अटूट विश्वास बन गया है। ठीक है इमरान खान जी, लेकिन लोकसभा चुनाव के समय संविधान खतरे में यह बड़ा मुद्दा छाया हुआ था और तमाम मुद्दे थे महंगाई मुद्दे को लेकर। अब ये उपचुनाव है, उपचुनाव में कैसे, किस स्ट्रेटेजी के साथ आपकी यहां पर जो नेत्री है वो उतर रही है मैदान में, और ताकि वोटिंग प्रतिशत तो बरकरार रखना है, सीट जीतनी भी है। हालांकि अगर देखें तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन यहां पर किन मुद्दों के साथ क्या परसेप्शन जाएगा ये जरूर मीडिया की नजर होगी और ये जरूर लोग ध्यान देंगे कि आखिर यहां पर किन मुद्दों के साथ क्या कुछ, जब वो चुनावी मैदान में प्रचार शुरू करेंगी तो क्या वो मुद्दे होंगे, क्योंकि अब संविधान खतरे में है। क्योंकि ये ऐसा लगता है शायद अब बात पुरानी हो गई है, अब ये दोबारा चीजें नहीं चलने वाली। संक्षेप में आ रहा हूं संदीप जी, आप ही के पास आ रहा हूं। और नहीं हारेगी जब तक संविधान खतरे में है। जिस तरह से इन्होंने संविधान की अवमाननाएं की हैं, जगह जगह कर रहे हैं। अभी आप देख लीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। एक जगह ये दंगा कराते हैं यूपी पर, वहां पर बुलडोजर के आदेश के पोस्टर चिपका देते हैं। तो ये तो हम
कहते रहेंगे कि इनके शासनकाल के अंदर संविधान नहीं, तो उपचुनाव में भी क्या ऐसे मुद्दे के साथ उतर रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए बात रही वायनाड की, तो वायनाड की जनता के मुद्दों के साथ वहां पर आदरणीय प्रियंका गांधी जी काम कर रही हैं, और बात मुद्दों की नहीं है, वहां पर राहुल गांधी जी ने काम किया है, इसीलिए जन सैलाब प्रियंका गांधी जी के पीछे खड़ा हुआ है और मात्र जीत भर नहीं है, बड़े बहुमत के साथ प्रियंका गांधी जी। ठीक है संदीप, देखिए अगर पुराना आंकड़ा देखें, ठीक है इमरान खान, ठीक है संदीप जी, अगर पुराना आंकड़ा देखें तो कांग्रेस को तकरीबन 60% के आसपास मत मिला, फिर सेकंड नंबर पे कम्युनिस्ट पार्टी रही जिसको 26% मिला, बीजेपी को यहां से सिर्फ 13% वोट हुआ, हालांकि पहले के मुकाबले यहां पर वोट प्रतिशत बढ़ा है। कैसे बीजेपी यहां पर एक विश्वास के साथ एक आगे बढ़ रही है, या फिर क्या यहां पर स्ट्रेटेजी है? क्योंकि अगर पहले का पुराना आंकड़ा देख रहे तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि जो जीत है प्रियंका गांधी बॉर्डर के लिए बहुत आसान है, लेकिन बीजेपी इसको कैसे यहां पर चैलेंजिंग बनाने वाली है? जी भगीरथ जी, देखो जीतना हारना एक अलग चीज है। हर हर चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति अपनी अपनी मेहनत करता है, बाकी जनता के ऊपर है, जनता किस पे विश्वास करे और जनता किसे जिता के भेजे। मगर आप ये देखिए कि मुझे ये हैरानी होती है, ये झूठों की जो पार्टी है, ये दो जगह से लड़ रहे थे, एक रायबरेली से और एक वायनाड से। क्यों लड़े? क्योंकि इन्हें विश्वास नहीं था अपने ऊपर कि मैं वायनाड से लड़ूंगा तो जीत जाऊंगा, या मैं रायबरेली से लड़ूंगा तो जीत जाऊंगा। दो सीटों पर लड़ रहे हैं, दो सीटों पर लड़ने के बाद एक सीट को छोड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वायनाड की जनता को धोखा दे रहे हैं, या रायबरेली छोड़ दो तो रायबरेली की जनता को धोखा दे रहे हैं। तो ये आप सिंपल सा मैसेज है, ये पूरे समाज में जाता है, पूरे देश में जाता है। ठीक है संदीप जी, लेकिन यहां पर वायनाड में बीजेपी लड़कर क्या मैसेज देने वाली है? क्या केरल में यहां पर अपने आप को और एक्सपेंड करने के लिए इस उपचुनाव में जो यहां पर स्ट्रेटेजी होगी वो अपनाई जाएगी? क्योंकि केरल में धीरे धीरे आपका प्रतिशत बढ़ रहा है, क्या क्योंकि आप लोग भी शायद या फिर ये मान के चल रहे यहां से हम हारेंगे तो जरूर, लेकिन मैसेज पूरे केरला में पहुंचाना है कि बीजेपी बहुत दम से लड़ी और अपने मत प्रतिशत को बढ़ाना है। नहीं भगीरथ जी, देखो हम हारने के लिए नहीं लड़ रहे, हमें जीतने के लिए लड़ना है और हमें जीतने की पूरी कोशिश करनी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जनता जनार्दन इसमें मेन रोल निभाती है। जनता किसे वोट देती है, किसे जिता के भेजती है वो अलग है, मगर हमारा साफ नहीं, इसलिए मैं वही कह रहा हूं, कैसे आप घेरेंगे, कैसे रणनीति के साथ आप आगे जा रहे हैं? आप लोग कैसे घेरेंगे? क्या वही वंशवाद जिस तरह से गांधी परिवार को आप अटैक करते आ रहे हैं वही करेंगे, या फिर कुछ जो रीजनल मुद्दे उसको लेकर भी आगे बढ़ेंगे? नहीं, वो तो साफ है वंशवाद। तो आप ये देखिए कि सीट इनकी खाली हुई तो इन्होंने अपनी बहन को लिया यहाँ पे। अरे कोई और कार्यकर्ता होता, कोई और कांग्रेस का नेता होता, समझ में आता। मगर क्यों? क्योंकि जैसा वंशवाद कांग्रेस में है वैसा वंशवाद सपा में है। सपा के भी लोग उपचुनाव हो रहे हैं, चलता है। ये वंशवाद हमारी पार्टियों में नहीं है, हमारी भाजपा में नहीं है। मगर हमारी कार्यकर्ता वहां से लड़ रही है, देखते हैं क्या होता है। यदि मेहनत से लड़ना होगा उस दम लड़ेंगे और पूरी कोशिश करेंगे जीतने की। ये क्या है? ये वंशवाद नहीं है तो क्या है? इस पर चुप हो जाएंगे, इस पे नहीं बोलेंगे। सुन पा रहे भाई? मेरी आवाज आ रही है साहू साहब? आवाज आ रही है मेरी इनको? आ रही होगी, लेकिन चलिए ठीक है, ये मुद्दा नहीं है। लेकिन अगर ठीक है बात करें, क्योंकि इमरान खान जी देखिए 35 सालों से प्रियंका गांधी वाड्रा कैंपेन कर रही हैं, लेकिन कभी जैसे मैंने कहा पिताजी के लिए, कभी भाई के लिए, कभी माताजी के लिए, कभी पार्टी के लिए, कभी दूसरे कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए, इस बार पहली बार वो अपने लिए समर्थन मांगेंगे लोग। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जीत को लेकर तो मुझे लगता है कांग्रेस यहां पर आश्वस्त है, लेकिन यहां पर एक मैसेज क्या जाने वाला है? क्योंकि प्रतिशत यहां पर बहुत मायने रखेगा। इस प्रतिशत को मेंटेन करना बढ़ेगा तो मुझे लगता है शायद प्रियंका गांधी वाड्रा का कद और बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर प्रतिशत यहां पर गिर गया तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और यहां पर बीजेपी फिर उसको किस तरह से पोर्ट्रे करेगी ये भी देखना होगा। लेकिन मुद्दे यहां पर, जैसे मैंने कहा लोकसभा चुनाव के समय प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर किस स्ट्रेटेजी के साथ उतरेंगे, क्योंकि हमने देखा जब वो नामांकन दाखिल करने गई तो जो जिस कलर की उन्होंने साड़ी पहनी, उस कलर का फूल केरला में बहुत ही वहां पर बहुमूल्य माना जाता है। अगर उसको कोई तोड़ भी लेता है तो वहां पे भारी अच्छा खासा जुर्माना लगता है। तो एक मैसेज देने तो यहां पर कोशिश की जा रही, जिस तरह साड़ी पहनकर आई, जिस कलर की पहनकर आई, तो यहां पर पूरे जब वायनाड में चुनावी कैंपेन में उतरेंगी तो क्या मैसेज देंगी पूरे देश को? देखिए, हमारा मैसेज तो सिर्फ वायनाड के लिए नहीं, सबसे देश है। हमारा मैसेज है सबों के साथ, मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ भारत को जोड़ना, भारतवासियों को आगे बढ़ाना, लोगों की समस्याओं का निदान करना। जो मूलभूत समस्याएं समूचे देश की हैं, वही समस्याएं वायनाड के लोगों की भी है। तो उन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग वहां पे उतर रहे हैं। आप बार बार बात कर रहे हैं वोट प्रतिशत। देखिए, तो वोट प्रतिशत के लिए चुनाव नहीं लड़ते,
हम लोगों का जुड़ना, लोगों के साथ वोट हासिल करने के लिए मात्र नहीं है, बल्कि लोगों के हृदय के अंदर एक अपना स्थान स्थापित करने के लिए हमारा चुनाव करना है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उनके साथ खड़ा हो जाना हमारा ये नजरिया है। और जहां तक बात वोट प्रतिशत की है, तो लगभग 60% वोट राहुल गांधी जी को मिले थे और हम आशा करते हैं कि उससे अधिक वोटों के साथ आदरणीय प्रियंका गांधी जी इस पे विजय होंगी और वायनाड की तमाम तर समस्याओं का निदान करने में वो सक्षम है और समस्याओं का निदान करेंगी। और जैसा कि आपने कहा कि 35 वर्ष से वो प्रयास कर रही हैं, लोगों के लिए प्रचार कर रही हैं, वो प्रचार प्रसार के बाद इतनी अच्छी राजनीतिक छवि उनकी बन चुकी है और इतना उनको एक्सपीरियंस हो चुका है कि अपने क्षेत्र के अंदर वो बहुत अच्छा विकास करने जा रही है, लोगों की समस्याओं का निदान करने जा रही हैं और बहुत झूठी पार्टी ये जितना मर्जी जोर ठीक है, समय का मैं क्लास कमेंट संदीप जी क्लास कमेंट। जी देखिए, हमारी कार्यकर्ता लड़ रही है जो 2 बार की वहां से पार्षद है नव्या हरिदास जी, और बहुत बहुत अच्छी महिलाओं में गिनी जाती है वो, उन्होंने बहुत वहां काम किए हैं। और मेरा मानना यह है कि कोई भी कार्यकर्ता हो अपनी पूरी जी जान से लड़ता है और जीतने की पूरी कोशिश करता है। कोशिश ये रहेगी कि हम वहां से बहुत अच्छी वोट लें और जीते वहां से। बाकी जनता के ऊपर बात है, जैसे कि मैंने पहले कहा, और कहीं ना कहीं हम कांग्रेस को टक्कर देते आए हैं और देते रहेंगे। कहीं भी हम कोई अपनी कसर नहीं छोड़ेंगे। हम हारने के लिए चुनाव कभी नहीं लड़ते, हम जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं। धन्यवाद। चलिए, हमारा समय समाप्त हो गया। ठीक है संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो प्रियंका गांधी वाड्रा 35 सालों के बाद खुद अपने लिए वोट मांगेंगी, अपने लिए समर्थन मांगेंगी। 17 साल की उम्र में पहली बार अपने पिताजी के लिए, राजीव गांधी के लिए उन्होंने समर्थन मांगा था, कैंपेन किया था। 35 साल के बाद अब वो खुद चुनावी समर में, देखना होगा इस चुनावी समर में जिस राजनीति के साथ वो एक उम्मीद के साथ उतरी है या फिर जिस रणनीति के साथ वो वायनाड में जाएंगी, क्या कुछ कमाल होगा। क्या वहां पर कांग्रेस की एक जीत को लेकर यहां पर आश्वस्त तो जरूर होंगे, क्योंकि पिछली बार राहुल गांधी ने 60% यहां से मत प्राप्त किया था, लेकिन इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा, उनका मत प्रतिशत क्या होगा इस पर नजर रहेगी। बीजेपी जो पिछली बार तीसरे नंबर पे थी, क्या बीजेपी इस बार कम्युनिस्ट पार्टी को पछाड़कर दूसरे नंबर में या फिर कोई अप्रत्याशित यहां पर रिजल्ट आएगा, ये भी देखना होगा। और फिलहाल मुझे लगता है शायद कुछ दिनों का इंतजार है, जब रिजल्ट आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।